नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यूएस प्रसाद और हिंदी हाईवे में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको छायावाद और इसकी प्रवृत्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं। छायावाद की समय सीमा का जहां तक सवाल है, तो इसकी समय सीमा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की है। पहले हम छायावाद शब्द को समझें। छाया का अर्थ होता है प्रतिबिंब या परछाई तथा वाद का अर्थ है विचारधारा। यानी छायावाद में कवियों ने वैसी कविताएं लिखी जो परछाई के समान अस्पष्ट थी। छायावादी कविता की इसी प्रवृत्ति के कारण आलोचकों ने इसका मजाक भी उड़ाया। एक ने तो छायावादी कवियों के लिए यहाँ तक कह डाला, कवि सच्चा हो तो इतने आंसू रोज बहाए, कभी सच्चा हो तो इतने आंसू रोज बहाए, पत्नी उसमें कपड़े धोए, बच्चे खूब नहाएं। जहाँ तक छायावाद के नामकरण की बात है, मुकुटधर पांडेय ने मजाक ही मजाक में इस काव्यधारा विशेष का नाम छायावाद रखा और आगे चलकर इसी नाम को सबने स्वीकार कर लिया। छायावाद की अनेक परिभाषा की गई है, लेकिन इनमें दो प्रमुख हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि छायावाद एक ऐसा वाद है जिसमें प्रकृति को माध्यम बनाकर मानव जीवन के सारे सूक्ष्म भावों को स्वरूप और स्वर प्रदान किया गया है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो भाव हमारे चेहरे पर दिखाई पड़ जाते हैं वे स्थूल भाव कहलाते हैं और जो भाव हमारे हृदय में रहते हैं, दिखलाई नहीं पड़ते, वे सूक्ष्म भाव कहलाते हैं। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। अब मैं छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में आपको बताता हूँ। इसकी पहली प्रवृत्ति है वेदना और करुणा। अपने मन के भावों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त न कर पाने की विवशता, अभिलाषाओं की विफलता, सौंदर्य की नश्वरता, प्रेमिका की निष्ठुरता, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति संवेदनशीलता और प्रकृति की रहस्यमयता, ये वे कारण हैं जिनसे छायावादी कवियों की रचनाओं में वेदना तथा करुणा की अधिकता पाई जाती है। पंत ने तो यह मान लिया है कि वेदना अर्थात दुख से ही कविता की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमर कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। दूसरी प्रवृत्ति है लाक्षणिकता। छायावादी कवियों ने सीधी सादी भाषा में मूर्त का अमूर्त में विधान किया है, अर्थात जिसे साधारण जन नहीं देख पाते हैं, कभी उसमें कल्पना करके वे चीज़ें भी देख लेते हैं। यहाँ इस बात को हम निराला की कविता के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। यहाँ निराला ने अंबर में पनघट, तारे में घड़े तथा उषा में नायिका की कल्पना की है। अब इसकी तीसरी प्रवृत्ति को आप देखें। तीसरी प्रवृत्ति है प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण। छायावाद के प्रायः सभी प्रमुख कवियों ने प्रकृति को नारी के रूप में चित्रित किया है तथा सौंदर्य एवं प्रेम की अभिव्यक्ति की है।
जयशंकर प्रसाद की इन दो पंक्तियों को देखें। पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी अरी उठा बेसुध चंचल। इसी प्रकार निराला ने अपनी कविता संध्या सुंदरी में संध्या को आकाश से उतरती हुई परी के रूप में चित्रित किया है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अब इसकी अगली प्रवृत्ति को देखें। अगली प्रवृत्ति है नारी सौंदर्य का चित्रण। छायावादी कवियों ने नारी के सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण अनेक रूपों में किया है। कहीं तो वे प्रकृति के माध्यम से उसके शारीरिक सौंदर्य का चित्रण करते हैं, तो कहीं उसमें कुतूहल का समावेश करके उसमें नवीनता ला देते हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीपक छिपाए, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीपक छिपाए, जीवन की गोधूलि में कौतूहल से तुम आए। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि ये कवि प्रेम के क्षेत्र में जाति, धर्म, सामाजिक रीति नीति, रूढ़ियों तथा मिथ्या मान्यताओं को नहीं मानते हैं। छायावादी कवियों की पांचवी प्रवृत्ति है रहस्यानुभूति। छायावादी कवियों में जहाँ तक रहस्यानुभूति की बात है, तो पहले इन्होंने प्रकृति की आड़ में श्रृंगार क्रीड़ा की, लेकिन जब इससे काम नहीं चला तो आध्यात्म की चादर ओढ़कर रहस्यवादी बन गए। इनका रहस्यवाद कितना बनावटी है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि प्रेम पथिक, आंसू आदि, जिसमें प्रसाद जी ने पहले लौकिक प्रेम का वर्णन किया था, उनमें 10-20 पंक्तियां घटा बढ़ाकर उन्हें अलौकिक प्रेम में बना डाला। वीणा में पंत रहस्यवादी थे, लेकिन गुंजन और युगांत के बाद भौतिकवादी बन गए। महादेव वर्मा का अलौकिक प्रेम तो अलौकिक ही प्रतीत होता है। इस संदर्भ में मीराबाई का यह कथन उपयुक्त है, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जे किन घायल होय। अर्थात जो घायल हो वही घायल के दर्द को समझ सकता है, किंतु केवल घायलपन का अभिनय करने वाले के लिए दर्द और दर्द का ना होना दोनों एक जैसे हैं। छायावाद की छठी प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता की भावना। छायावादी कवि अंदर से कितने भी भावुक हों, लेकिन वे भी अपने युग के परिवेश से निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में जो गीत लिखे हैं, उनमें राष्ट्रीयता का प्रबल भाव दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। छायावाद की अगली प्रवृत्ति है मानवतावाद। छायावादी कविताओं में मानवतावाद भी प्रमुखता से दिखाई देता है। इनकी रचनाओं में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद तथा महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित मानवतावाद, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रचारित विश्व बंधुत्व की भावना, इन सब का प्रभाव दिखाई देता है। आठवीं प्रवृत्ति है गेयता, अर्थात गीत के लक्षण छायावादी रचनाओं में दिखाई देते हैं। छायावादी कविताओं में छंद और संगीत दोनों ही दृष्टियों से उच्च कोटि के हैं। प्राचीन छंदों के प्रयोग के साथ साथ नए छंदों का भी निर्माण किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि छायावादी कवि प्रणय, यौवन और सौंदर्य के कवि हैं।
और छायावाद की नवी प्रवृत्ति है अलंकार योजना। छायावादी काव्य में जो लाक्षणिक वक्रता दिखाई देती है वह उच्च कोटि की है और यही छायावाद की असली विशेषता है। उपमा, रूपक, उल्लेख, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकारों के अलावे मानवीकरण का भी प्रयोग अधिकता से किया गया है। अभी मैं आपको छायावाद और इसकी प्रवृत्तियों के बारे में बता रहा था। प्रवृत्तियाँ और भी हैं, लेकिन मैंने ऑडियो के अधिक बड़े तथा बोझिल हो जाने के भय से केवल प्रमुख प्रवृत्तियों की ही चर्चा की है। आशा है इस ऑडियो से छायावाद को समझने में आपको निश्चित ही मदद मिली होगी। अपनी अल्प बुद्धि से जितना संभव था मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।